हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के आज का जो हम प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं वो बहुत लेंथी है, क्योंकि हम आज बहुत सारे प्रोविजंस कवर करने वाले हैं। सेक्शन 140 से लेके और 153 तक आज हम कवर करेंगे। जो 141 से स्टार्ट हो जाते हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि एग्जामिनेशन कितने तरीके का होता है। अब एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? एग्जामिनेशन का मतलब उनको किसी भाई यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन तो नहीं है ना, यहाँ पर तो हम कोर्ट के एग्जामिनेशन कैसे होते हैं? क्वेश्चंस पूछ के, तो क्वेश्चन पूछ के हम करेंगे। सेक्शन 141 से लेके 153 तक जो आज हमें पढ़ने हैं वो बेसिकली हम उसमें पढ़ेंगे कितने तरीके के क्वेश्चंस कवर करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन इन चीफ में बेसिकली हम बात करें, या क्रॉस एग्जामिनेशन में, री एग्जामिनेशन में कब कब कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम आज इस क्लास में डील करने वाले हैं। तो जो सेक्शन 140 है ये मुझे लास्ट क्लास में ही पढ़ाना था, मगर गलती से वहां मैं भूल गई। जो हमने एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन वाली बात पढ़ी थी लास्ट क्लास में, वही ये सेक्शन 140 भी स्टडी करना था, बट गलती से हो गया। आज जो मुझे बेसिकली स्टडी कराने हैं वो सेक्शन 141 से, लेकिन क्योंकि ये छूट गया था तो हम इसको भी पहले पढ़ लेते हैं। सेक्शन 140 कहता है विटनेसेस टू कैरेक्टर। विटनेसेस टू कैरेक्टर का मतलब कि ऐसा गवाह जो चरित्र का बन के आता है, मीन्स जो किसी के शील का, किसी के चरित्र का गवाह बन के आता है, उसके बारे में बात कर रहा है सेक्शन 140। जो उस कैरेक्टर की बात करी हमने, शील की बात करी, तो जो शील की बात है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 52 से लेके 55 तक कवर किए गए हैं। वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम वो नहीं डिटेल में पढ़ने वाले। हमें सिर्फ ये देखना है कि विटनेसेस टू कैरेक्टर, जो व्यक्ति कैरेक्टर शील का विटनेस गवाह बन के आता है, साक्षी बन के आता है, ऐसे गवाह की, सुनिएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकती है और री एग्जामिनेशन भी हो सकती है। क्या बोल रही हूं मैं? क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। विटनेस टू कैरेक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन दोनों हो सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन भी और री एग्जामिनेशन भी। ये चीज हमें देखनी है, सेक्शन 140 में बताया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमें पता है जब भी हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट में साक्षी आया, कोर्ट में साक्षी को क्यों लाया जाता है? देखिए, जब हम गवाह की बात करते हैं तो गवाही तो पुलिस के पास भी हो जाती है, लेकिन वहां पर उसने सच बोला कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए हर पार्टी कुछ गवाहों को पेश करती है, और जब तक वो अदालत के सामने साबित नहीं हो जाते तब तक विटनेस को माना नहीं जाएगा। तो इसीलिए एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और री एग्जामिनेशन होता है। अब इन एग्जामिनेशन के दौरान, जब हमने बात करी उनकी परीक्षा के दौरान, किनकी, गवाहों की, कौन कौन से प्रश्न कब कब पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं सेक्शन 141 से स्टार्ट होते हुए। तो सबसे पहला है लीडिंग क्वेश्चंस। देखिए, नाम क्या है? लीडिंग क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बोलेंगे सूचक प्रश्न। तो मैं आपको उसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं लीडिंग का मतलब क्या हुआ। लीडिंग का मतलब लीड करने वाला, लीड कर रहा है। लीड क्या करें? किसी दिशा को बताना है। लीडर कौन होता है? जो हमें किसी दिशा की तरफ अग्रसर करता है, जो हमें बताता है कि वेयर टू गो। तो जो वेयर टू गो वाली बात है, यानी आंसर, ऐसे क्वेश्चन जो अपने अंदर आंसर लेके आते हैं, उनको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। मैंने क्या बोला? लीडर वो होते हैं जो हमें बताते हैं वेयर टू गो, हमें कहाँ जाना है। तो लीडिंग क्वेश्चन वो होंगे जो हमें बताते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। जैसे बहुत ही सिंपल, आर यू मिस्टर ए? तो आंसर, वो बंदा जो है जिसे हम पूछ रहे हैं वो मिस्टर ए ही है, वो बोलेगा यस। हमने उसको बता दिया कि आपको यही आंसर करना है कि आपका नाम ये है। डू यू लिव इन बी सिटी? क्या आप बी शहर में रहते हैं? बता दिया, वो ऑलरेडी बी शहर में रहता है, कि आपको यही आंसर करना है, हाँ मैं बी शहर में रहता हूँ। तो लीडिंग क्वेश्चन वो जो उसको सजेस्ट कर रहे हैं आंसर। अब देखना, जब हमने कहा लीडिंग क्वेश्चन ऐसे जो उसको सजेस्ट करते हैं आंसर, तो सेक्शन 142 पहले ना करते हैं। पहले हम बोलते हैं ना, कि कब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर हम करते हैं हाँ कि कब पूछे जाएंगे। तो इन 3 सेक्शंस को हमें याद रखने इसी ट्रिक के साथ में। पहले लीडिंग क्वेश्चन बताता है कि आपको कहाँ नहीं जाना, और फिर बताता है कि कहाँ जाना है। तो यानी कहाँ पूछा जाएगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये बता रहे हैं कि कहाँ पूछा नहीं जाएगा। तो कहाँ पूछा नहीं जाएगा लीडिंग क्वेश्चन, कब नहीं पूछे जाएंगे?
सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन इन चीफ अपनी अपनी पार्टी कई पार्टीज करती हैं। जो भी गवाह लेकर के आती है पार्टी, वो अपनी पार्टी अपने विटनेसेस का खुद गवाही लेते हैं, खुद परीक्षा करते हैं। तो जब खुद परीक्षा ले रहे हो तो आप तो कुछ लिखवा पढ़ा के कुछ न सिखा के लेकर के आएंगे कि आपको मैं ये पूछूंगा, आपको आंसर ये देना है। तो लीडिंग क्वेश्चन, इसका मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ और जो भी एग्जामिनेशन है वहां तो अलाउ है ही नहीं। सिंपल सी बात है, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि अगर पहले से ही उनको आंसर मैंने बताया, आपको ये जवाब देना, मैं आपसे ऐसे पूछने वाली हूँ या ऐसे पूछने वाला हूँ, तो इसका मतलब अब सिंपल सी बात है, वो गवाही को आप पढ़ा लिखा के आ रहे हैं तो वो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। फिर तो गवाही का कोई जो कहते हैं वैल्यू इंपॉर्टेंस बची ही नहीं। तो लीडिंग क्वेश्चन जो होंगे वो नहीं पूछे जा सकते एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में, एक्सेप्शन भी दे दी सेक्शन 142 में कि अगर कोर्ट अलाउ कर दे तो पूछे जा सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन। कहां पर? एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में। अब कोर्ट कब अलाउ करेंगे? कोर्ट तब अलाउ करेंगे, देखिए ये मैंने लिखा, जब जो क्वेश्चन इस तरह के होंगे जो कि इंट्रोडक्टरी होंगे या अनडिस्प्यूटेड होंगे, जिनकी पहले से हम बोल रहे हैं पहले से उन्हें साबित किया जा चुका है, तो फिर उनकी कुछ वैल्यू नहीं है, उनसे आप क्या उठवा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उस केस में एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में कोर्ट परमिट दे सकते हैं। सेक्शन 142 ये कहता है। अब यहाँ पे आ जाता है कि कब नहीं पूछा जाता, एग्जामिनेशन इन चीफ री एग्जामिनेशन दोनों में तो नहीं पूछा जा रहा, तो बचा क्या? क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 141, 142, 143 इसके बारे में कहता है लीडिंग क्वेश्चन, और लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे नहीं जा सकते और कब पूछे जा सकते हैं। फिर सेक्शन 144 में आ जाइए, जो कि बेयर एक्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 144 कहता है एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। अब एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग में सेक्शन 144 के साथ आपको सेक्शन 91 और 92 किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ही पढ़ना है, जिसमें बात की थी हमने किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर हमने बात की थी ग्रांट की या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उनसे रिलेटेड एविडेंस की। तो इन्हीं सेक्शन के साथ में सेक्शन 144 पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 144 इन्हीं के बारे में कह रहा है। सेक्शन 144 कहता है एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। ऐसे मैटर्स, कौन से मैटर बोले अभी मैंने आपको? कॉन्ट्रैक्ट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर ग्रांट। तो ऐसे मैटर जिनको की जो कि राइटिंग में है, ये राइटिंग में होंगे। कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, ग्रांट की बात करो, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करो, ये केस में राइटिंग में होते हैं। तो जब कोई मैटर ऑलरेडी राइटिंग में है, इसमें कोई मैटर ऑलरेडी राइटिंग में है, तो उसका जो प्रूफ होगा वो कैसे होगा? राइटिंग में ही होगा। तो अगर वो पार्टी जो कह रही है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस ग्रांट का, इस डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का ओरल एविडेंस देना है, तो वो, या फिर मैं ऐसे कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस, या तो डॉक्यूमेंट का ही ओरल एविडेंस देना है, ये कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस देना है, तो ये अगर अलाउ करती है, कोर्ट भी अगर अलाउ कर देती है, तो जो एडवर्स पार्टी है, यानी जो अपोजिट पार्टी है, वो ऑब्जेक्शन ला सकती है कि ये नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? वो बोल रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 91, 92 की बात की, वो आप क्या लाइए, उसको आप डॉक्यूमेंट को ही खुद लेके आइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए, उसका सेकेंडरी एविडेंस हम नहीं अलाउ कर सकते। 91 या 92 यही बात करता है। सेक्शन 144 भी ये कहता है कि जो मैटर राइटिंग में है, कौन से मैटर? कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसका एविडेंस, कौन सा एविडेंस? ओरल एविडेंस नहीं लेंगे हम। लेकिन इसमें फिर लास्ट में इस सेक्शन में बेयर एक्ट में एक्सप्लेनेशन भी देते हुए एक वर्ड समझाएंगे, जो इस सेक्शन की जो लास्ट लाइन है, उससे जो बाद में एक्सप्लेनेशन है, उससे पहले ये कहा गया, क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया है कि ऐसे एविडेंस, यहाँ पे कौन से एविडेंस है? ओरल एविडेंस। ऐसे ओरल एविडेंस ऐसे मैटर्स की दिए जा सकते हैं अगर वो फैक्ट्स में जरूरी है या फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, या फिर वो ऐसी बात करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में ओरल एविडेंस दे रहे हैं जो कि क्या बात कर रहे हैं हम, वो रेलिवेंट हो रहे हैं। अगर वो जो ओरल एविडेंस है वो फैक्ट से रिलेटेड आते हैं, फैक्ट से रिलेटेड है,
तो हम उसको अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। पहली बात तो यही बोल दिया कि जो मेटल राइटिंग में है 91 एंड 92 वाले, उनका हम एविडेंस कौन से ओरल एविडेंस अलाउ नहीं करेंगे। अगर पार्टी जो लेकर के आ रही है वो उसको अलाउ भी करती है, कोर्ट भी महा कर देती है, तो जो एडवर्स पार्टी है उसका अपोजिशन कर सकती है, उसको बोल सकते हैं कि नहीं जज साहब ये अलाउ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका सेकेंडरी एविडेंस हम नहीं ले सकते। हाँ, अगर वो फैक्ट से रिलेटेड है, कुछ लगता है गुप्त बात उसमें कुछ दम लगता है उसकी बात में, तो अलाउ कर सकते हैं। और इसी सेक्शन में इलिस्ट्रेशन भी दिया गया। इलिस्ट्रेशन देते हुए कहा गया, देखिए उसमें क्या समझते हैं, ए और बी की बात है यहाँ पर। तो ए के ऊपर ये चार्ज है कि ए ने इसको बी को अजोल्ट किया है। अब यहाँ पर डी को बुलाया जाता है कोई एविडेंस देने के लिए। तो डी ये कहता है कि उसने ए को सी से ये कहते हुए सुना है, ए ने सी को कुछ कहा। क्या कहा? उसने कहा कि बी ने मुझे एक पत्र लिखा था, बी ने मुझे एक लेटर लिखा था जिसमें उसने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया। अब ये बात ए सी को बता रहा है। जैसे ए सी को क्या बता रहा है, अभी एक व्यक्ति ने के ऊपर किसी व्यक्ति को कुछ कहने का आरोप लगा, ठीक है। अब वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को, अपने फ्रेंड को ये कह रहा है कि तुम्हें पता है जिसने मुझे ऊपर आरोप लगाया है उसने मुझे लेटर लिखा था और लेटर लिख के मुझे ये कहा था कि मैंने चोरी की है। अब ये लेटर में जो इतनी बात थी, अब वो अपने फ्रेंड को ये बता रहा है कि देखना मैं उससे बदला लूंगा। तो ये बात उसने कही और कुछ टाइम बाद डी को ये पता चलता है कि ए जो है उसके ऊपर चार्ज है बी को असोल्ट करने का। तो वो कहता है कि हाँ मैंने कहते हुए सुना था कि बदला लेगा। तो यानी कि उसकी बात अब फैक्ट से रिलेटेड हो गई कि उसने ये काम किया होगा नहीं, क्योंकि उसने स्टेटमेंट पहले ही बनाया। तो यहाँ पर एविडेंस को मान लिया जा सकता है। तो ओरल एविडेंस एज टू मैटर्स, ओरल एविडेंस दे रहा है वो मैटर रिलेटेड जो राइटिंग में थे। रिटिन में क्या था? वो लेटर। तो वो उससे रिलेटेड लेटर तो नहीं आया, लेकिन हाँ लेटर से रिलेटेड वो ओरल एविडेंस दे सकता है क्योंकि वो सीधे सीधे फैक्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। अब सेक्शन 145 कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। यहाँ पर देखो प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग कि ऐसे स्टेटमेंट्स का जो कि बात कर रहे हैं कि पहले लिखा गया था कभी। पहले कैसे लिखा गया था? जैसे किसी व्यक्ति ने कोई एफआईआर दर्ज कराई, ठीक है, या कोई बयान दिए, पुलिस को दिए या कहीं पर दिए, और फिर उन बयानों को लिखित कर लिया गया, लिख लिया गया। अब उस व्यक्ति को जब उसके बयान है वो, यानी कि एक पार्टी है, दूसरी पार्टी दूसरी तरफ से आई, वो क्रॉस एग्जामिन कर रही है। अब वो क्रॉस एग्जामिन करते हुए उस व्यक्ति से पूछे कि अच्छा आपने ये बयान दर्ज करवाया था, अब मुझे डिटेल में बताओ इस बारे में। अब ऐसे ही होता है, आपने शायद कभी देखा भी हो, उसे पूछा अच्छा आपने क्या क्या बातें कही थी और क्या क्या कही थी। ये जो उससे पूछा जा रहा है, ये उसका क्रॉस एग्जामिनेशन जो हो रहा है, वो उसको उसके पहले बनाए हुए स्टेटमेंट का जो उसने रिटन में दिया था बिना दिखाए होगा। यहाँ बात ध्यान रखना, उसको उसके बयान जो उसने पहले लिखवाए हैं वो उसको नहीं दिखाए जाएंगे। दिखा दिए तो वो देख के बोल देगा। और हमारा पर्पस सेक्शन 145 का कहीं ना कहीं उसके क्रेडिट को, उसकी विश्वसनीयता को इम्पीच करना है। ये देखना है कि वो कहाँ कॉन्ट्रडिक्ट होता है और उसी लूप होल को ढूंढ करके आगे अपनी केस को बढ़ाना है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट, जो उसने पहले बयान दिए जो उसको रिटन में लिखवा लिया था, उसको क्रॉस एग्जामिन करना है। और क्रॉस एग्जामिनेशन करना है बिना उसे दिखाए, बिना उसे प्रूव किए, ताकि उसकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सके। अगर ऐसा लगता है, ऐसा करवा लेती है पार्टी। फिर आप आ जाइए सेक्शन 146 की बात करते हैं। तो सेक्शन 146 कहता है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सेक्शन 145 में एक बात और मुझे आपको बतानी है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि इससे इम्पीच भी करा सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और आ जाती है निकल के, वो ये कि जब केस कोई चलता है तो बयान तो होते हैं स्टार्टिंग में हो गए, जैसे एफआईआर भी हुई तो स्टार्टिंग में ही हो गया। अब केस चल रहा है, हो सकता है वो काफी लंबा खिंच रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो गवाह है जिसका स्टेटमेंट रिटन में लिखवाया, हो सकता है उस दौरान वो कुछ बातें भूल जाता है। अभी सबके लाइफ में बहुत टेंशन है, एक साल पहले किसी ने क्या कहा था, हो सकता है किसी व्यक्ति को ना याद रहता हो। हर एक की मेंटल कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो रिफ्रेशिंग द मेमोरी के भी प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो भी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मुझे ये चीज भी आपको बतानी थी, इसको हमें ध्यान में रखना है कि ठीक है हम उसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ प्रोविजन है जहां पर उसकी मेमोरी को रिफ्रेश कराया जा सकता है, उसे दिखा करके भी। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेक्शन 146 पे वापस आते हैं, कहता है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब कौन से क्वेश्चंस हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं? ये जो ऊपर लिखे हैं सब पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग में जैसे एडवर्स पार्टी ने मना किया कि नहीं लेके आने देंगे हम एविडेंस को, ओरल एविडेंस को। हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन दे दी सेक्शन ने कि अगर वो फैक्ट से रिलेटेड है तो दे सकते हैं, और रीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी हमने सेक्शन 143 में पढ़ा, और फिटनेस टू कैरेक्टर भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 146 तीन चीजें और बताता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न, नंबर 1, ऐसे प्रश्न जो कि उस व्यक्ति जो विटनेस है, गवाह है, उसकी वेरासिटी, उसकी सत्यता की परख करने के लिए जरूरी हो, वो क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये पूछा जा रहा है आप कौन हैं। आप होने का मतलब आप अपनी पोजीशन बताइए, अपना लाइफ बताइए, आप कैसे जीते हैं, आप क्या करते हैं लाइफ में, आपका कामकाज कैसा है, आप किस चीज का काम करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं? ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं जब भी गवाह को कोर्ट में लाया जाता है तो गवाह की गवाही से कहते हैं पूरा केस पलट सकता है। ठीक है, अब पूरा केस जब गवाही से पलट सकता है तो वो व्यक्ति कौन है जो गवाही दे रहा है, वो उसका खुद का कैरेक्टर कैसा है, उसकी इंटेंशन कैसी है, अब उसका जो सोसाइटी में एक रुतबा कैसा है। यहाँ रुतबे से अमीरी गरीबी का भाव नहीं है, भाव ये है कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। क्या अगर कोई, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसपे ऑलरेडी चोरी का चार्ज लगे हों उसको गवाह बना के आया जा सके तो उसके क्रेडिट, उसके जो गवाही है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी होगी, है ना। तो ये देखने के लिए कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फिर तीसरी बात बोल रहे हैं, ऐसे, अभी ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन एक व्यक्ति से पूछना जो इस तरीके के हैं कि उसके कैरेक्टर को पूरा हिला के रख दें, उसके कैरेक्टर को इंजर कर सके, नुकसान पहुंचा सके, कि उसको लगे कि हाँ मेरे चरित्र का हनन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ताकि उसके क्रेडिट को हिलाने के लिए, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं ताकि वो डर जाए, डर के कुछ ऐसा बोल दे। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिससे उसके किसी मतलब क्राइम में, जैसे कुछ क्रिमिनल उसमें पहुंचने के भी चांसेस हो, मीन्स हो सकता है अगर वो आंसर देगा तो उसके खिलाफ भी कोई केस बन जाएगा, पेनल्टी भी लग सकती है, फॉरफिचर भी हो सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा जो मुद्दा है क्रॉस एग्जामिन कराने का, सत्य की पहुंच तक पहुंचना है। अब उसके लिए अभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी है कि आप किसी से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ अगर आप किसी को इस तरीके का जिससे वो मतलब अंदर, जिसको कहते हैं ना, उसको चोट लगे, उसको दुख पहुंचे, ऐसी जगह पर अगर आप चाहते हैं, उसके कैरेक्टर में कुछ बोलना चाहते हैं या उसके क्रेडिट को हिलाने के लिए, उसकी इम्पीचिंग करने के लिए कि हाँ इसकी बात सही नहीं है, चाहे वो फिर अगर ऐसी बात बोल दें कि वो खुद को पेनल्टी का शिकार हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सेक्शन 146 में एक प्रोवाइजो है, और प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आईपीसी की धारा 376, सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, उससे रिलेटेड ऑफेंस या फिर ऐसे 376 को कमिट करने, अटेम्प्ट टू कमिट वाले ऑफेंस जो है उससे रिलेटेड अगर कोई मामला कोर्ट के सामने आता है और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में विक्टिम जो होगी, विक्टिम से अगर कंसेंट की बात आएगी, सहमति की बात आएगी, तो बोल रहे हैं कि उससे सहमति के मामले में उससे विक्टिम से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो उसकी कैरेक्टर से को हर्ट करता हो। यहाँ पर ध्यान रखना 376 मामले में जो उसके कैरेक्टर को हर्ट करता हो या उसके पास्ट कुछ भी रिलेशन को उससे रिलेटेड हो, उसकी किसी भी तरीके से मोरल इमोरल उसके कैरेक्टर के कुछ भी बोलना चाहता हो, तो वो प्रश्न उससे नहीं पूछे जाएंगे। 2013-18 के अमेंडमेंट यही बोलते हैं कि विक्टिम से कंसेंट से रिलेटेड 376 में, दोनों में 376 और अटेम्प्ट टू कमिट 376 दोनों ही प्रोविजन में उससे विक्टिम से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हो। तो ये सेक्शन 146 ये बोलता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 147 से लेकर के और हमारे सेक्शन 153 तक। 148 कहते हैं कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, कि कोर्ट डिसाइड करेंगे कि कब प्रश्न पूछना है और कब विटनेस को कंपेल करना है आंसर के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन की बात हुई है, कौन से क्वेश्चन की बात हुई है? अभी हमने सेक्शन 146 में पढ़ी ये बात
कि जो व्यक्ति है क्रॉस एग्जामिनेशन जब उससे हो रहा है गवाह से, साक्षी से, तो उस वक्त ऐसा कोई क्वेश्चन जो उसके कैरेक्टर को इंजर करता है, उसकी क्रेडिट को इम्पीच कराने के लिए पूछा जा सकता है। तो उसी क्वेश्चन का यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है जो उसकी क्रेडिट को इम्पीच कर सकता है, जो उसकी विश्वसनीयता को खराब कर सकता है, इम्पीच कर सकता है, रोक सकता है, तोड़ सकता है, या वो ऐसा है कि वो उसके कैरेक्टर को इंजर कर रहा है, कैरेक्टर को इंजरी पहुंचा रहा है, तो उस क्वेश्चन को कब जो है पूछा जाएगा और विटनेस को कंपेल करा जाएगा, उसके लिए कोर्ट डिसाइड करेंगे। यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। कोर्ट का अपना विवेक है कि क्या करे, वो अलाउ करते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा जाना है या फिर नहीं। अलाउ करते हैं तो वो विटनेस को ये भी कह सकते हैं, अगर कोर्ट चाहे तो, क्योंकि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, तो वो विटनेस को ये भी कह सकते हैं कि आप इस तरीके का प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब आप ओब्लाइज नहीं हो कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसका आंसर करें। और 4 चीजें बताई कि जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कोर्ट को अपने डिस्क्रिशन को, विवेक को यूज करते हुए 4 बातें ध्यान में रखनी है। एक पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन प्रॉपर है कि नहीं। तो क्वेश्चन के प्रॉपर होने का कैसे डिसाइड करना है? डिसाइड ऐसे करना है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है उससे सीधा सीधा उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ने वाला है। ऐसी बात कही जाएगी, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि उससे जो व्यक्ति से पूछा जा रहा है, जिस व्यक्ति से पूछा जा रहा है, उस व्यक्ति के कैरेक्टर, उस व्यक्ति के क्रेडिट के बारे में राय ही कोर्ट की बिल्कुल बदल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रॉपर माना गया। फिर से सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन जो कि जब पूछा जा रहा है विटनेस से, तो पूछने के बाद जो उसका आंसर आएगा वो आंसर इस तरीके का होगा कि जो कोर्ट की राय है उस साक्ष्य के बारे में वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रॉपर माना गया और कोर्ट उसको अलाउ कर देंगी। फिर दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इम्प्रॉपर क्वेश्चन कौन सा है। इम्प्रॉपर क्वेश्चन वो है जो कि कोर्ट की राय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ऐसे प्रश्न को इम्प्रॉपर क्वेश्चन कहा गया। जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है उसको तीसरी कैटेगरी में डाला, यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर भी है और अनइम्पोर्टेंट है, यानी कि इतने एक तरफ वो अनइम्पोर्टेंट है, रिलेटेड टू मैटर नहीं है, और दूसरी तरफ वो जो है क्या बोल रहे हैं, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कैसे हुए? इम्प्रॉपर तब हुए, इम्प्रॉपर की 2 कैटेगरी बताई। अभी हमने सेकंड में पढ़ा कि उनका लेना देना नहीं कुछ आपस में, जो पूछा जा रहा है उससे, और जो विटनेस की क्रेडिबिलिटी है उनसे कुछ लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, कोई डिग्री नहीं आपस में रिलेशनशिप की, तो वो इम्प्रॉपर क्वेश्चन। दूसरे में ये कहा। तीसरी बात में ये कहा गया है कि इम्प्रॉपर क्वेश्चन वो भी होगा जो उससे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन की बात, और जो उसके क्रेडिट की बात कर रहे हैं वो आपस में मेल ही नहीं खाती। अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछा गया, ऐसा अनइम्पोर्टेंट जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो भी क्वेश्चन इम्प्रॉपर हो गया। एक तो दूसरे में, दोनों में डिफरेंस है। दूसरी बात ने बोला कि उस तरह के क्वेश्चन की उनमें आपस में लेना देना नहीं, और तीसरे बोल रहे लेना देना तो बट अनइम्पोर्टेंट है, महत्वहीन है, उससे जो पूछा उसी क्रेडिट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, तो वो तीसरे क्वेश्चन में कहा, और वो भी तीसरी बात में कहा, और वो भी इम्प्रॉपर में। और चौथी जो बात है उसको ध्यान से सुना, उसमें कहा कि अगर उस व्यक्ति को बोला, विटनेस को बोला कि आप आंसर करें, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे जो उसके कैरेक्टर को इंजर कर रहा है, और वो उसका जवाब नहीं देता, तो कोर्ट यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं कि हाँ अगर ये आंसर करता तो उसका मतलब आंसर इसके लिए अनफेवरेबल होता, तो ये भी डिसाइड हो सकता है। तो 4 बातें इस सेक्शन में हमें ध्यान रखनी है। फिर सेक्शन 149 कहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। जो इस सेक्शन में क्वेश्चन के लिए कहा गया ना कि व्यक्ति के कैरेक्टर को आप इंजर कर रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो इंजर कर रहे हैं तो वो उसके लिए आपके पास रीजनेबल ग्राउंड होनी चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड होने चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। जैसे सेक्शन 149 में इलिस्ट्रेशन दिए गए। पहला इलिस्ट्रेशन ये दिया गया है कि एक जो एडवोकेट था उसको किसी बैरिस्टर ने, किसी अटर्नी ने कहा कि ये व्यक्ति डकैत है, तो यानी वो जो इन्फॉर्मेशन दी अच्छे सोर्स ने दी, तो वो क्वेश्चन पूछे कि आप डकैत हो, जो एडवोकेट है पूछते हैं आप डकैत हो, तो वो रीजनेबल ग्राउंड हो सकता है क्योंकि उसको बैरिस्टर अटर्नी ने कहा। या फिर उसको जो व्यक्ति जो एडवोकेट
एडवोकेट है, उसको किसी एक इन्फॉर्मेंट ने कहा, उसके किसी जो खुफिया था उसका, जो उसका खबरी था, उसने कहा, वो खबरी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता था, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसको हमेशा देता था, उसने कहा कि डकैत है, आप इससे पूछो। तो अब ये भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये भी ग्राउंड रीजनेबल है कि हाँ ये हमेशा मुझे खबरी ठीक जो है बातें बताता था, इन्फॉर्मेंट मेरा ठीक है, तो ये भी एक रीजनेबल ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर उससे कुछ नहीं ऐसे ही पूछ लिया आगे आप डकैत हैं ऐसे ही बिना कोई रीजनेबल ग्राउंड के, तो वो नहीं पूछना चाहिए, वो गलत चीज है, वो अलाउ नहीं किया जा सकता। और चौथा उसमें इलस्ट्रेशन देते हुए ये कहा कि अगर उसका लाइफस्टाइल और उसकी बातें मैच नहीं करती हैं, मैच नहीं करती तो मतलब वो तो बहुत लग्जरियस लाइफ जीता है और कह रहा है कि मैं तो बहुत कम इनकम जनरेट करता हूं, तो फिर उससे ये पूछना कि आप डकैत हैं जब आप कमाते इतना कम है, आपका प्रोफेशन तो ये है, आप तो बोल रहे हैं आप ये करते हैं लेकिन आप लाइफ ऐसे जीते हैं, तो आप वो पूछना फिर उससे आप डकैत हैं, तो वो रेलिवेंट है, वो रीजनेबल ग्राउंड है कि भाई इसका लाइफस्टाइल ऐसा है और ये कह रहा है कि मैं ये करता हूं और मेरी इनकम इतनी है, तो कैसे, तो पूछ रहे हैं आप डकैत हैं, तो वो फिर रीजनेबल ग्राउंड है। तो सेक्शन 149 यही कह रहा है कि सेक्शन 148 में आप किसी के कैरेक्टर को हर्ट तो कर रहे हो, उससे प्रश्न तो पूछ रहे हो ऐसा, तो वो उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड आपके पास होने चाहिए। फिर सेक्शन 150 यही बात करता है, तीनों सेक्शन रिलेटेड है। 150 यही कहता है कि प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, ये आगे भी है सेक्शन मैंने लिखा नहीं, यही है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रीजनेबल ग्राउंड के बिना है, तो 149 पे चले गए, रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो क्या होगा, तो जो कोर्ट है, कोर्ट जो भी अटर्नी है, जो भी वकील है, जो भी बैरिस्टर है, उस वक्त जब ये एक्ट बना था तो ये डिफरेंस थे, इसीलिए बता रहे हैं अटर्नी है, वकील है, प्लीडर है, एडवोकेट है, उनकी बातों को जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने पूछा, किन सर्कमस्टांसेस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिससे एक व्यक्ति के कैरेक्टर को हर्ट हुआ, इंजर हुआ, उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को, जिस हाई कोर्ट के अंदर वो पर्सन प्रैक्टिस करते हैं वहां रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी के, कोई भी अथॉरिटी जिनके अंडर वो रजिस्टर है, जिनके अंडर वो प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि इन सर्कमस्टांस में इसने इस व्यक्ति से कैरेक्टर से रिलेटेड ये बात पूछी थी, अगर कोर्ट को लगे कि रीजनेबल ग्राउंड पे नहीं उसने ये किसी के कैरेक्टर को जो है इम्पीच करते हुए, किसी कैरेक्टर को इंजर करते हुए ये बात पूछी है। फिर सेक्शन 151 पे आ जाइए, कहते हैं इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन। इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन किसी भी व्यक्ति से मे, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है बेयर एक्ट में, मे नहीं पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है शैल, तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। मे कह रहे हैं इन किसी भी व्यक्ति से इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, मे नोट बी आस्क्ड, यहाँ पर ये बात कही कि मे नोट बी आस्क्ड, नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन जो फैक्टिंग इशू से रिलेटेड हैं, पहली बात जो फैक्टिंग इशू से रिलेटेड है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि फैक्टिंग इशू से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप पूछ रहे हैं तो इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं पूछे जा सकते, मे नोट बी अलाउड टू आस्क। लेकिन जब क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय, किसी को इंसल्ट करने के, अनॉय करने के क्वेश्चन है, तो वो शैल नोट बी आस्क्ड, वो पूछे नहीं जाएंगे, कोर्ट अलाउ नहीं करेंगे। डायरेक्टली किसी से किसी के कैरेक्टर को इंजर करते हुए कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर हम ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो हम पूछ नहीं सकते, और दूसरी बात कहीं पर लगता है कि इससे इम्पीच करा सकते हैं क्रेडिट को, और वो ओपिनियन जरूरी है, वो ओपिनियन चेंज कर देगा कोर्ट की इस केस में, इस विटनेस के बारे में, तो पूछे जा सकते हैं। लेकिन इंसल्ट करते हुए डायरेक्टली किसी को अनॉय करते हुए शैल नोट बी आस्क्ड, सेक्शन 152 ने साफ साफ कह दिया। फिर सेक्शन 153 आ जाइए, सेक्शन 148 जिस बारे में बात करता है, जिस क्वेश्चन की बात करता है, उसी क्वेश्चन की बात सेक्शन 153 भी करता है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो वेरासिटी, सत्यता की परख करते हैं, उनको हम कह रहे हैं कि आप उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आप जो है क्या नहीं लेके आ सकते, एविडेंस नहीं ला सकते। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को एक्सक्लूड करिए, किन एविडेंस को एक्सक्लूड करिए, टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स, जो आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, कौन से आंसर क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं,
ऐसे क्वेश्चंस के जो टेस्टिंग वेरासिटी, जो सत्यता की परख करने के लिए पूछे गए थे। अभी हमने पढ़ा सेशन 146 में कि वेरासिटी को करने के लिए, सत्यता की परख करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब सत्यता की परख करने के लिए किसी से कोई ऐसी बात की गई, मैंने बोला 148 में जिस क्वेश्चन की बात हुई कि कैरेक्टर को इंजर करने के लिए किसी व्यक्ति से कोई बात की गई और उस व्यक्ति से कुछ पूछा गया, तो उस व्यक्ति ने कुछ जवाब दिया, ठीक है। और जैसे एक व्यक्ति से बोला क्या आपने ये क्राइम किया था, वो डिनाई करता है नहीं किया था, तो उसकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ये बात इस सेक्शन में कही गई, बहुत सिंपल। उसकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा, एक्सक्लूड है ऐसे एविडेंस को। हाँ, अगर वो झूठी बात बोलता है तो फॉल्स एविडेंस के यहाँ बोल सकते हैं, किसने जो फॉल्स बात कही है तो उसकी बात को आप फॉल्स प्रूफ करने के लिए एविडेंस दे सकते हो, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं उसकी बात को, फॉल्स चार्जेस उसके ऊपर लग सकते हैं, फॉल्स एविडेंस देने के चार्जेस उसके ऊपर लग सकते हैं, किसने फॉल्स एविडेंस दिया ऐसे चार्जेस उसके ऊपर लग सकते हैं, लेकिन उसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एविडेंस नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 153 इतनी बात बोलता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, क्या कह रहे हैं कि ऐसे हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति से उसकी सत्यता की परख करने के लिए प्रश्न पूछे गए, कौन से प्रश्न पूछे गए, यही उसके कैरेक्टर को इंजर करते हुए साफ साफ पूछा क्या आपने ये क्राइम किया है, वो कहता है नहीं किया है, तो अब उसकी बात को सत्यता की परख करने के लिए उससे क्वेश्चन तो पूछ लिया ऐसा, अब बोल रहे हैं उसकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आप एविडेंस लेके आएंगे तो वो अलाउड नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, इस बात की हमें ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर सकते, उसकी बात के लिए एविडेंस तो नहीं ला सकते इस चीज के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने गलत बोला, से कह रहे हमने उससे पूछा आपने क्राइम किया, वो कहता नहीं किया, तो बात उसकी बात तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एविडेंस ये लाके जा सकते हैं कि ये जो व्यक्ति ने क्राइम किया वो एविडेंस लाए जा सकते हैं। मीन्स उसकी बात को झूठा साबित करने के लिए फॉल्स एविडेंस, जिसके ऊपर फॉल्स चार्जेस लगा सकते हैं, जिसने फॉल्स एविडेंस दिया, इसने झूठी बात बोली, इसने झूठा जवाब दिया, इस बात को कहने के लिए उसके ऊपर फॉल्स एविडेंस के चार्ज लग सकते हैं। ये बात ये सेक्शन बोलता है कि फॉल्सली उसने झूठी बात बोली है, ये कहा जा सकता है, बस उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये बात इस सेक्शन बोलता है। अब हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। 154 से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो की बात करता है इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस की। लेकिन रुक जाइए, केस लॉज भी हैं, वो पढ़ लीजिए पहले। तो पहला केस है अतुल बोरा वर्सेस अकन बोरा 2006 का केस। ये केस जो है सेक्शन 144 का है। इस केस में ये कहा गया था कि जब भी कोई ऐसा केस क्रॉस एग्जामिन होता है जो कि इलेक्शन पिटिशनर के द्वारा हो रहा है, तो उस केस में सेक्शन 144 की जो प्रोविजन है, जिसे बोला गया ग्रांट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, तो वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बात यहाँ पर नहीं आएगी, एप्लीकेबल नहीं होगी जब क्रॉस एग्जामिन जो हो रहा है डॉक्यूमेंट का इलेक्शन पिटिशनर के द्वारा हो रहा है, ठीक है। फिर आता है बॉम्बे कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस आरबी मोतीलाल शिवलाल का केस। ये केस हमारे पास सेक्शन 148 का है। 148 में बोल रहे हैं कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि वो फैक्टिंग इशू से रिलेटेड होना चाहिए, या फैक्टिंग इशू से ही रिलेटेड होना चाहिए, या फिर फैक्ट ऐसे मैटर से रिलेटेड होना चाहिए जो कि फैक्टिंग इशू से रिलेटेड मैटर है। तो उसमें बोले चाहे विटनेस की बात को विश्वास करा जाए कि नहीं करा जाए, पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो फैक्टिंग इशू से रिलेटेड होगा या फिर मैटर जो कि फैक्टिंग इशू से रिलेटेड है उससे होगा। फिर स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस याप्पा रेड्डी, ये सेक्शन 153 का केस है। इसमें कहा कि जब कॉन्ट्रडिक्शन की बात है कि हम कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे भाई उसका व्यक्ति का, तो कॉन्ट्रडिक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति है जिसकी बात हमने बोल रहे हैं फॉल्स कह रहा है, वो झूठ कह रहा है, तो वो फॉल्स एविडेंस के साथ आया था, तभी हम इसकी बात को गलत साबित कर सकते हैं, फॉल्स चार्जेस के ऊपर लगा सकते हैं। जब ये साबित हो जाए कि जो विटनेस है वो फॉल्स एविडेंस के साथ प्रेजेंट हुआ था, उसने उस बात को डिनाई किया था जो उससे पूछा गया था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।